आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। ओके, तो डियर ज्यादा बातचीत नहीं करते, हम लोग आज से ही चालू कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट में आज आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं कि आखिर ये बिजनेस सर्विस होती क्या है, इसमें करना क्या रहता है, वो हर सारी चीजें। ओके, तो डियर इस बिजनेस सर्विस को जानने से पहले आप सभी को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। ओके, सो आज का जो बेसिक लेक्चर होगा वो होगा कंसेप्ट के ऊपर। आज हम लोग कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद आपको मैं मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे अगली लेक्चर्स में मेन फीचर्स प्रोसीड करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डियर सबसे पहले आप सभी को मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। जो मैं कहूंगा आप सभी को वो सारी चीजें ध्यान से देखना है, स्किप प्लीज मत कीजिएगा, आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। सो डियर, ये जो बिजनेस सर्विस है, इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको एक गुरु मंत्र बताना चाहता हूँ। एक नहीं, दो गुरु मंत्र। ओके, तो ये जी दो गुरु मंत्र जो है हमारे पास, वो है एक राज की बातें। तो जी आज अभी मैं आप सभी के सामने दो राज की बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, राज की बात। ठीक, तो डियर ये राज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिजनेस सर्विस को सीखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो पहला राज की बात, जो बिजनेस सर्विस होता है, जो बिजनेस सर्विस होती है, पहली बात ये क्या होता है डियर, इनटेंजिबल होता है। बिजनेस सर्विस क्या होता है डियर, इनटेंजिबल होता है। ओके, आप सभी ये वर्ड से थोड़ा फैमिलियर हुए होंगे। इनटेंजिबल मतलब होता है डियर, जो चीज आप टच नहीं कर सकते और जो चीज आप देख नहीं सकते। टच नहीं कर सकते और जिसे आप देख नहीं सकते उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल। और सेकंड, बिजनेस सर्विस में आप सभी को याद रखनी है कि जो बिजनेस सर्विस होता है वो आपसे फील कर सकते हैं, ठीक, कि वो अच्छी है या फिर गंदी है। तो ये दो चीजें हैं, आप सभी को बहुत ही याद रखना है, अपने दिमाग में बहुत काम की चीज है। पहली चीज, पहला राज की बात मैंने आपको ये बताई कि जो बिजनेस सर्विस होता है वो क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, जिसे आप टच और देख नहीं सकते हैं। सेकेंड चीज, बिजनेस सर्विस क्या होती है, जिससे आपसे फील कर सकते हैं कि वो अच्छी है या फिर बुरी है। ठीक, तो इसके ये दो फंडा समझने के लिए मैंने आप सभी के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल पिकअप किया है, आप सभी उससे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल के पास हम लोग चलते हैं। सो डियर, सबसे पहला एग्जाम्पल है, सो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो डियर अभी ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप सभी को, अगर आपको समझ में आ गया है ना। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये दो फंडा जो है इसे मैं क्लियर करूंगा। ओके, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज आप सभी ने अमेज़न का नाम सुना होगा, ठीक, आप इसे अलग अलग नाम से कहते हैं, शायद कोई इसे अमेज़न कहता है या फिर कोई इसे अमेज़न कहता है, जो भी है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किसका एग्जांपल लिया है। ओके, तो अब ध्यान से सुनना। सपोज आपने अमेज़न से, ध्यान से सुनना, हाँ, कि आपने एक सपोज करना कि आपने अमेज़न से ऑन 20th मई को आपने अमेज़न से एक मोबाइल मंगाया, ठीक, मोबाइल मंगाया, है ना। तो डियर बड़ी ध्यान से सुनना। अब अमेज़न कंपनी ने कहा कि ये जो आपने 20th मई को मोबाइल मंगाया है, ये जो आपने 20th मई को मोबाइल मंगाया है, इसकी डिलीवरी हम आपको 25th मई तक कर देंगे, एस्टिमेटेड डेट। ओके, आपने अमेज़न से 20 तारीख को सामान मंगाया, तो अमेज़न कंपनी ने कहा कि आपका जो मोबाइल है ये हम आपको 25th मई तक डिलीवरी कर देंगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब मैं आप सभी के साथ दो केस शेयर करूंगा, केस 1 एंड केस 2। ओके, तो डियर केस वन में सपोज करना कि अमेज़न ने आपको क्या कहा था कि आपका मोबाइल वो आपको 25th मई को दे देगा। लेकिन क्या हुआ डियर, अमेज़न ने क्या किया, 23rd, ठीक, 23rd मई को ही आपका मोबाइल आपके घर पे डिलीवरी कर दिया। ठीक, कहा था 21 को एस्टिमेटेड डेट, लेकिन आपको 23rd मई को डिलीवरी कर दिया। तो इस केस में आप क्या करोगे, अमेज़न को कहोगे यार ये तो कंपनी मस्त है, मुझे बहुत मजा आ गया, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको फीलिंग आएगी, अमेज़न
के टूवर्ड्स कि अमेजन जो बिजनेस सर्विस दे रहा है वो एक नंबर सर्विस है, क्योंकि मैंने यार मैंने अमेजन ने कहा था 25th को सामान लाके देगा, लेकिन उसे पहले लाके दे दिया। तो आपके यहाँ पर फीलिंग क्या होगी अमेजन के लिए कि अमेजन कि जो बिजनेस सर्विस है वो क्या है, बहुत अच्छी सर्विस है, क्योंकि इसने मुझे सामान पहले ही लाके दे दिया एस्टिमेटेड डेट से। तो आप इस केस में बोलोगे कि यार अब तो अगली बार भी जब भी मैं प्रोडक्ट मंगाऊंगा तो कहां से मंगाऊंगा, अमेजन से ही मंगाऊंगा, है ना। आप यही कहोगे। आप ही देखो यार, आपको जितना भी कोई भी टारगेट दे दिया, उस डेट में आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है, लेकिन आपने उससे पहले ही टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेंगे, है ना। तो सेम चीज यहाँ भी हुआ। आपने क्या किया, मतलब अमेजन ने क्या किया, आपको पहले ही दे दिया डेट से, तो आप क्या हो गए, खुश हो गए। आप अमेजन को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसको प्रेस कर रहे हो कि यार बहुत अच्छी सर्विस है, ऐसी सर्विस तो मैंने कभी देखी ही नहीं, इतनी अच्छी सर्विस है, मजा आ गया, अब तो अगली बार मैं अमेजन से ही मंगाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो कि बिजनेस सर्विस जो अमेजन दे रहा है उसकी बिजनेस सर्विस बहुत अच्छी है, गुड है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। अब सेम चीज सेकंड एग्जांपल, सेकंड केस, सॉरी मैं कह सकता हूँ सेकंड केस में भी सेम चीज। 25th मई को आपने सामान मंगाया अमेजन, ठीक, मतलब 25th मई को अमेजन ने कहा कि आपको सामान लाके दे देगा, लेकिन इस केस में क्या हो गया डियर, अमेजन ने 25th को कहा था, लेकिन वो क्या कर रहा है, अब आपको 30th मई को लाके दे रहा है सामान, ठीक। उसने आपका मोबाइल 30th मई को डिलीवरी किया। तो डियर इस केस में क्या होगा, आप बोलोगे यार ये जो अमेजन है, आपकी यहाँ पे फीलिंग क्या रहेगी, बहुत बेकार रहेगी, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अप्रॉक्स आपको 25th मई तक मिल ही जाएगा, लेकिन ला के दिया 30 मई के बाद और 5 दिन के बाद। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अमेजन जो सर्विस दे रहा है वो क्या हो रही है, बहुत बेकार सर्विस दे रहा है ना। तो डियर ये दो केसेस में मैंने आपको समझा दिया है कि जो बिजनेस सर्विस है उसे आप बस फील कर सकते हैं, जैसे कि वो अच्छी है या फिर बुरी है, आप क्या कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। जैसे आपने पहले केस में क्या किया, उसे बस फील किया, हाँ कि यार ये बिजनेस सर्विस जो अमेजन दे रहा है वो अच्छी है, लेकिन वहीं पर सेकंड केस में आप किसे क्या कह रहे हो, बेकार कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर उसने डिले कर दिया। तो डियर बिजनेस सर्विस एक्चुअली में एक ऐसा फंडा होता है जहां पर ये आप डिसाइड करते हैं कि जो भी बंदा बिजनेस सर्विस दे रहा है वो अच्छी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। होपफुली आप सभी को पहला कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, है ना। तो डियर इसी के बेस पे हम लोग हर सारी चीजें सीखेंगे। अब जी यहाँ पर मैंने आपको और एक गुरु मंत्र बताया था, इनटेंजिबल, सही बात है। क्या यार ये जो बिजनेस जो अमेजन ने आपको डिलीवरी लाके दी, क्या आप इस सर्विस को आपने फील मतलब देखा या फिर टच किया, नहीं देखा ना। तो सेम चीज यही फंडा है डियर। मेन तो मेरे को आपको सेकंड वाला समझाना था कि जी जो बिजनेस सर्विस है उसे बस आप फील कर सकते हो कि वो अच्छी है या फिर बुरी है, जिससे मैंने आपको दो एग्जांपल्स में समझा दिया। अब जी और एक चीज मुझे आप सभी को बहुत बतानी है कि मीनिंग से पहले, बिजनेस सर्विस की मीनिंग से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज और एक ध्यान में रखनी है कि डियर ये जो बिजनेस सर्विस होता है, होपफुली ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक, सॉरी बिजनेस भी नहीं कह सकते, बिजनेस कह लेते हैं कि डियर ये जितने भी बिजनेस होते हैं, यहाँ पर सॉरी बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, ये हमेशा कितने होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ठीक। बिजनेस हमेशा 3 तरीके के होते हैं। पहला जो बिजनेस होता है, एक तो होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सेकंड बिजनेस होता है हमारे पास बिजनेस सर्विस, और जी थर्ड जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बो होता है, मतलब जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सर्विस दोनों मिक्स होता है। पहला होता है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड होता है बिजनेस सर्विस, और जी थर्ड का टाइप का बिजनेस होता है वो बिजनेस कॉम्बो होता है, ठीक, जहां पर आप क्या मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों का मिक्सअप होता है। अब जी ध्यान से सुनना, मैं आप सभी को यहाँ पर बहुत एक अच्छी और चीज बताने वाला हूँ कि डियर जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पर बिजनेस, यहाँ का बिजनेस कैसा होता है, देखिए यहाँ पर हमेशा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है वो क्या करते हैं, अपना सामान को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं डियर, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और ये जी जो भी ये गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ये सेल कर देते हैं, और जी जब ये सेल करते हैं तो इनसे इनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ओके। तो डियर यही चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब जी बिजनेस सर्विस मैंने आपको अभी बताया, ये ऊपर ये बिजनेस सर्विस ऐसी सर्विस होती है, पहला प्लस दूसरा मैंने यहाँ पर आप सभी को बता दिया है कि ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस देता है जो कि इनटेंजिबल होती है और जिसे आप सिर्फ फेल कर सकते हैं। और जी थर्ड वाला तो ये दोनों का मिक्सअप होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मैंने अभी आपको बताया गुड्स, है ना, यहाँ पर मैंने बताया गुड्स। अब जी गुड्स क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज मैं यहीं पर कहता हूँ गुड्स के बारे में, देखिए अब जी जो भी फर्नीचर की शॉप है, सपोज जो भी फर्नीचर की शॉप है, तो जी फर्नीचर की शॉप के लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है, जिसको वो बेच के पैसा कमाएंगे।
कार कंपनी के लिए कार क्या है, गुड्स है जिसको वो बेच के पैसा कमाएंगे, है ना। बाइक कंपनी के लिए बाइक क्या है, गुड्स है जिसे वो बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स को वो बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो डियर हर बिजनेस के लिए गुड्स अलग अलग होता है ना। तो डियर जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कोलगेट हो गया, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो क्या करती है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोलगेट का अलग से शॉप होगा, नहीं देखा होगा, राइट। जैसे आप एप्पल स्टोर का देखते हो, वो क्या है, वो सब अलग चीजें है, लेकिन मैन्युफैक्चर वो क्या करें, जैसे चलिए वो तो छोड़िए, लेकिन अभी कोलगेट का जैसे कोलगेट हो गया, ये पेप्सोडेंट हो गया, तो ये क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सर्विस जैसे अमेजन, ठीक, फ्लिपकार्ट, ओला, ये सभी सभी क्या है, बिजनेस सर्विस पे आता है। थर्ड होता है जैसे कॉम्बो। अब कॉम्बो में क्या आएंगे, जैसे एप्पल कंपनी आएगी, राइट, सोनी आएगी, ऐसी कंपनी आएगी। देखिए ये क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर भी कर रही है, ये क्या कर रही है, सामान भी बना रही है। अभी आप ये क्या कर रही है, बिजनेस सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। देखिए वो क्या कर रही है, अब सामान तो बना ही रही है, अब जी उसमें सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गई, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट करते हो, तो वो क्या करती है, आपको वहीं पर सर्विस प्रोवाइड करके देती है। ठीक, तो ये सारी चीजें कॉम्बो पे आती है, राइट। तो दी हमेशा बिजनेस कैसे होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड कॉम्बो। और यहाँ पर मैंने आप सभी को गुड्स के बारे में भी बताया है, तो डियर गुड्स के बारे में भी बहुत ध्यान रखना। ये जो, ठीक, तो डियर ये गुड्स के बारे में मैं अगली लेक्चर्स में डेफिनेटली आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, तो आप सभी को आज की लेक्चर्स में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके कारण डियर आप एक काम कीजिए, आप एक बिजनेस सर्विस के ऊपर एक मीनिंग लिख ही लीजिए, है ना। चलिए मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए। तो डियर अब यहाँ पर मैंने एक बिजनेस सर्विस की गूगल से मीनिंग लिखी है, ध्यान से सुनना। बिजनेस सर्विस इज अ जनरल टर्म that describes work that support a business but does not produce a tangible commodity। अब जी ध्यान से सुनिएगा, सपोज ये मेरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरी कंपनी डियर मोबाइल बनाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पे डील करती है, मान के चलो। तो डियर मुझे मतलब अगर मैं जितनी भी सामान अगर बना दिया और मैंने यहाँ पर इसे रख दिया, आप देख सकते हैं मैंने पूरे डब्बे बना के यहाँ पर रख दिए, तो डियर डब्बे बनाने से मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये डब्बे मैं आप कस्टमर्स के पास भेजूंगा नहीं, तब तक इसका कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक मैं आपको बेचूंगा नहीं, तब तक मेरा सामान बिकेगा नहीं और मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो डियर इस केस में यहाँ पर क्या होती है डियर, बिजनेस सर्विस आती है। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, अब मैं इसकी हेल्प से क्या कर सकता हूं, मेरे सामान को आप सभी के पास पहुंचा सकता हूं, तब जाके आप मेरे सामान को खरीदेंगे और मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो डियर यहाँ पर मैंने सेम चीज यही लिखी है कि बिजनेस सर्विस इज अ जनरल टर्म। ओके, ये क्या एक जनरल टर्म है दैट डिस्क्राइब्स वर्क दैट सपोर्ट अ बिजनेस। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है, बिजनेस सर्विस है जो कि मेरे बिजनेस को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तब तक मैं अपने कस्टमर को अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है दैट सपोर्ट अ बिजनेस, ठीक, बट डज नॉट प्रोड्यूस अ टेंजेबल कमोडिटी। अब क्या ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, ये तो बस मेरे जिसे मैंने प्रोड्यूस किया, वो बस मेरे प्रोड्यूस किए वाली चीजों को वो मतलब एक तरीके से वो मेरे को सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा है मुझे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ टेंजेबल कमोडिटी। ठीक, तो बिजनेस सर्विस कभी टेंजेबल कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये क्योंकि इनटेंजेबल होता है ना। तो डियर सेम चीज यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया है। ठीक, तो डियर होपफुली आप सभी को आज समझ में आ गया होगा कि आखिर ये फंडा क्या होता है बिजनेस सर्विस का। ओके, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना। तो डियर मैंने बाकी सब जगह देखा, सबको प्रॉब्लम है इस फीचर्स में, आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। तो डियर आज मैं आपको एकदम एग्जैक्टली बताऊंगा, एकदम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ओके, तो डियर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब नेचर क्या लीजिए, फीचर क्या लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लीजिए ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो आज हम लोग बिजनेस सर्विस की फीचर्स जानेंगे, आखिर ये बिजनेस सर्विस एक्चुअली में होता क्या है, राइट। तो डियर सबसे पहला पॉइंट है इंटेंजिबल। मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में भी बताया था ना कि बिजनेस सर्विस की हमेशा दो ही कंडीशन होती है, जहां पर वो इंटेंजिबल होता है, जिसे आप ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक, और जी सिर्फ उसे आप फील कर सकते हैं कि वो अच्छी है या फिर बुरी है। तो डियर यहाँ पर सेम चीज मैंने लिखा है कि जो बिजनेस सर्विस होता है वो इंटेंजिबल होता है। ठीक, जो बिजनेस सर्विस होता है वो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, क्योंकि बिजनेस सर्विस को ना तो आप टच कर सकते हैं
ना तो आप इसे देख सकते हैं, इसे आप फील कर सकते हैं कि वो अच्छी है या फिर बुरी है। सपोज मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ गई, मुझे सप्लायर की बहुत दिक्कत है। मेरे समय मतलब मेरा जो बिजनेस है वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही थी बेसिकली कि मेरे पास सही समय में सामान नहीं आ रहा था, ठीक, रॉ मटेरियल्स आ नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक सप्लायर को एम्प्लॉय कर देता है। तो मैंने क्या किया, एक सप्लायर को एम्प्लॉय कर लिया। ये मुझे क्या करेगा, एक सर्विस प्रोवाइड करके देगा। जब भी मेरे बिजनेस में कुछ भी सामान की जरूरत होगी तो ये मुझे ला के देगा, ठीक। तो डियर यहाँ पर मैंने केस 1 और केस 2 में डिवाइड किया है। अगर मैं कहूँ कि ये सप्लायर मुझे टाइम टू टाइम अपनी सर्विस ला के देता है, जब भी मेरे बिजनेस को जरूरत पड़ता है ये आराम से इमीडिएटली ला के दे देता है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो सप्लायर है बिजनेस सर्विस क्या कर रहा है, बहुत अच्छी दे रहा है ना। तो इस समय मेरी फीलिंग इसके टुवर्ड्स क्या रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी कि हाँ भाई ये जो बंदा है, मैं क्या करूंगा, फील करूंगा कि ये जो सप्लायर है इसकी बिजनेस सर्विस बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे टाइम टू टाइम सामान ला के देता है। अगर वही मैं कहूँ कि सेकंड केस में ये जो सप्लायर है ये मुझे टाइम टू टाइम सामान ला के नहीं देता है ना, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, फील करूंगा कि ये जो सप्लायर है अपनी बिजनेस सर्विस को क्या कर रहा है, बहुत बेकार दे रहा है। तो सेम चीज ये मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में भी बताया था, बहुत डीपली में और बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। तो आज इसके बारे में और आज ज्यादा नहीं करेंगे, आपको पहले ही पता है ये होता क्या है, ओके। अब जी सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इनकंसिस्टेंसी। अब जी इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो भी बिजनेस सर्विस होती है वो परफॉर्म होती है डिमांड ऑफ कस्टमर और एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर को ध्यान में रख के, है ना। तो ये जितनी भी बिजनेस सर्विस है वो डिमांड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करती है। अब जी इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज अमेजन और फ्लिपकार्ट, अगेन बेस्ट एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन करने का। आपको पता है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करके देता है ना। अमेजन और फ्लिपकार्ट आपको बेसिकली जो भी सामान आप ऑर्डर करते हैं, ये दोनों कंपनी क्या करती है, आपको वो सामान आपके घर तक लाके देती है ना। तो डियर अमेजन और फ्लिपकार्ट का मतलब सेम सर्विस प्रोवाइड करती है ना, दोनों कंपनी आपको सेम सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन इनके काम करने का तरीका, इनका एक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट एक ही काम करके देंगे। सपोज आपने एक सामान मंगाया अमेजन और फ्लिपकार्ट से सेम डेट में, वही सामान मंगाया है सेम डेट में अमेजन और फ्लिपकार्ट से, दोनों से सामान मंगाया है ना। तो अब आपको पता है कि ये दोनों कंपनी आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगी, ये जो आपने जो भी सामान मंगाया है ये आपको घर में लाके देगी, लेकिन इनके काम करने का तरीका डिफरेंट होगा। मतलब जो भी आपने सामान मंगाया है, जरूरी थोड़ी है कि यार ये दोनों सर्विस तो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों आपको डिलीवरी सेम डेट में दे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अमेजन आपको पहले लाके दे, फ्लिपकार्ट आपको बाद में लाके दे। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लिपकार्ट आपको पहले लाके दे, अमेजन आपको बाद में लाके दे। तो डियर ये दोनों सर्विस तो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका डिफरेंट हो रहा है। देखिए डिलीवरी उनका क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रही है। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो सेम चीज मैंने लिखा है यहाँ पर, जब भी कोई भी बिजनेस सर्विस देता है तो उनकी सर्विस सेम रहती है ना। एग्जैक्टली मतलब जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबेर और ओला, ठीक, तो ये दोनों की भी सेम सर्विस है, लेकिन इनके काम करने का तरीका जो है डिफरेंट है ना। तो ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है ना। तो डियर कुछ भी नहीं है। अब जी थर्ड पॉइंट, ये मैं आप सभी को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। बाकी सब पॉइंट तो चलो छोड़ भी दो, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो डियर इसमें बेसिकली होता क्या है, इसके दो मीनिंग निकलता है, पहला यहाँ पर और दूसरा इधर मैंने लिखा है, ठीक। तो सबसे पहले हम दूसरा वाला मीनिंग जानते हैं। अब जी इन्वेंट्री का बिजनेस सर्विस से क्या रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन्वेंट्री का ये जो पॉइंट है ये कहता है कि जी जो भी सर्विस देने वाला है, सर्विस प्रोवाइडर मतलब सर्विस देने वाला, और जी सर्विस रिसीवर या फिर सर्विस कंज्यूम्ड, ठीक, मतलब जो भी सर्विस लेने वाला है, मतलब सर्विस देने वाला मतलब सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस लेने वाला मतलब सर्विस रिसीवर, ठीक। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जो भी बिजनेस सर्विस देने वाला है और बिजनेस सर्विस लेने वाला है, वो दोनों को हमेशा एक साथ एक ही समय पे रहना है, एग्जिस्ट एट सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे उनको एग्जिस्ट करना है, मतलब रहना है, ठीक। मतलब जब भी बिजनेस प्रोवाइडर जब सर्विस देगा और जी जब बिजनेस रिसीवर जब वो सर्विस लेगा, तो वो दोनों को एक ही टाइम पे एक साथ रहना है ना। मतलब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 केसेस लिया है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा इजिली। सपोज कि आप सभी जानते हैं कि टीवी क्या काम करती है ना। टीवी आपको बहुत तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है। देखिए अगर आपको मतलब आप जानते हैं कि टीवी आपको एंटरटेन करती है ना। तो आप वहां पे जा सकते हैं, टीवी में बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले चैनल देख सकते हैं। इसके साथ साथ टीवी की हेल्प से आप पूरे वर्ल्ड में जान सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है डिफरेंट कंट्रीज का और हमारी कंट्री का, है ना। तो टीवी क्या करती है, आपको एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड करके देती है, ओके। तो डियर यहाँ पर केस 1 मैंने लिया है, तो यहाँ पर टीवी क्या करती है, आपको सर्विस देती है, इसलिए मैंने लिखा है सर्विस प्रोवाइडर।
क्योंकि ये क्या करती है, आपको सर्विस देती है ना। अब जी ये एक रूम है ना, केस 1 में भी, केस 2 में भी, केस 3 सेम ही है। अब देखना ये एक रूम है, यहाँ पर एक टीवी है, वो टीवी चल रही है, एक लेकिन यहाँ पर इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। एक रूम है, यहाँ पर टीवी चल रही है, लेकिन इसको देखने वाला सर्विस रिसीवर है ही नहीं। तो इस केस में क्या बिजनेस सर्विस होगी? इस केस में ये बिजनेस सर्विस नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सर्विस देने वाला सर्विस लेने वाला वो उनको एक ही जगह पे रहना है, एग्जिस्ट एट सेम टाइम, सेम जगह पे रहना है। ओके, अब जी और आपको डीप में समझ में आ जाएगा अगर मैं आपको ये 2 केस भी बताऊंगा। सेकंड केस, सेकंड केस में एज्यूम करना कि टीवी है, ये रूम है, यहाँ पर एक टीवी भी है और ये एक बंदा भी है टीवी देखने वाला, राइट। तो ये जो टीवी है ये चल नहीं रही है ना। तो जी ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ही नहीं, यहाँ पर टीवी जो है अपनी सर्विस दे नहीं पा रही है। लेकिन अब जी ये जो सर्विस रिसीवर है, अब ये टीवी देखने के लिए देख रहा है, लेकिन इसकी टीवी तो चली नहीं रही है, तो कोई पर्पस ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है नहीं, बस सर्विस रिसीवर है। तो इस केस में भी ये क्या बिजनेस सर्विस होगी? नहीं होगी। तो डियर मैंने अब जी थर्ड केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो टीवी है ये सर्विस दे रही है और जी सर्विस लेने वाला भी यहाँ पर है, ये भी टीवी देख रहा है। तो इस केस में जो बिजनेस सर्विस होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया बिजनेस सर्विस देने वाला और बिजनेस सर्विस लेने वाला वो दोनों को एक ही जगह पे एक ही टाइम पे रहना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, टीवी भी चल रही है और टीवी देखने वाला भी टीवी को देख रहा है, तो ये क्या होगी? बिजनेस सर्विस होगी, है ना। तो आपको समझ में आ गया सेकंड वाले का मीनिंग। अब जी फर्स्ट वाले का मीनिंग समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आ रहा होगा आपको। मैं अभी आपको सेकंड वाले का मीनिंग बताता हूँ। तो डियर जो सेकंड वाला इन्वेंट्री का मतलब होता है डियर और एक चीज की, ये इन्वेंट्री का मतलब बेसिकली ये मतलब होता है स्टोर करना। तो बिजनेस सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टोर लिखे यहाँ पर इसे क्रॉस मार्क किया है। अब जी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सपोज मिस्टर रामलाल ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अब मिस्टर रामलाल को इमीडिएटली कल ठीक उन्हें बॉम्बे जाना है, ठीक, लेकिन अब जी कल इन्हें इमीडिएटली बॉम्बे जाना है। तो इसके लिए मिस्टर रामलाल ने क्या किया, इमीडिएटली कहीं से भी कैसे भी ज्यादा पैसा दे या कुछ भी करके इन्होंने ट्रेन की टिकट को क्या किया, बुक किया, राइट। ऐसे पॉसिबल भी नहीं कह सकता है कि कल, बट इमीडिएटली मैंने एग्जांपल ही लिया है कि पहुंच जाएगा करके, मे बी बुलेट भी हो सकती है, सो एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मिस्टर रामलाल ने क्या किया, इमीडिएटली ट्रेन की टिकट को बुक कर दिया। वो कहीं से भी क्या, मे बी उन्होंने ज्यादा पैसा देके किया या फिर फ्रेंड के थ्रू करवाया, किसी में भी, ठीक। तो अब जी सपोज ये कीजिए कि मिस्टर रामलाल की जो टिकट है, ठीक, तो इन्होंने कल के लिए टिकट बुक किया क्योंकि इन्हें इमीडिएटली बॉम्बे जाना है। तो जी इनका जो टिकट का वैलिडिटी है, ये टिकट की जो वैलिड है वैलिडिटी, ये सिर्फ कल तक के लिए है ना, ये सिर्फ कल तक के लिए। अगर मिस्टर रामलाल अगर इस टिकट को कल के बाद भी चलाएंगे, कल के बाद भी चलाएंगे, तो इस टिकट का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये टिकट बस कल के लिए वैलिड है ना। तो जी बिजनेस सर्विस भी क्या होता है, एक ऐसी सर्विस होती है जिससे आपको स्पेसिफिक टाइम, जितना टाइम में दिया है आपको उसी समय कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे ये टिकट भी क्या है, आप ये टिकट भी एक तरीके की बिजनेस सर्विस है यार। देखो भी ट्रेन भी क्या कर रही है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का बिजनेस सर्विस ही हो गया, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो टिकट है, राइट, ये टिकट भी मतलब आप ये टिकट की वैलिडिटी भी जब तक रहेगी, मतलब ये टिकट की जो वैलिडिटी है ये बेसिकली कल तक रहेगी, है ना। अगर आप इसे चाहो कि मैं इसे बार बार हमेशा हमेशा चलाते रहो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो डियर सेम चीज मैंने यही लिखा है कि बिजनेस सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस सर्विस स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। जैसे कि मिस्टर रामलाल जो टिकट है ये बस कल के लिए है, ठीक, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो ये जो बिजनेस सर्विस भी रहती है वो क्या रहती है, स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है। अगर उस टाइम के बाद भी आप इसे चलाओगे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। लाइक ये टिकट की भी अगर आप कल के बाद भी यूज करोगे तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, है ना। तो डियर यही चीज है, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो इन्वेंट्री है तो आप बिजनेस सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टोर करना, लेकिन आप बिजनेस सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। तो डियर पहला पॉइंट था, मैंने आपको ये बताया कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर हमेशा एक जगह एक साथ होने चाहिए। और सेकंड में आपको ये बताया कि बिजनेस सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब जी फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इनसेपरेबिलिटी। अब जी ये पॉइंट का मतलब ये होता है कि जी देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। सपोज ये मिस्टर श्याम है, ठीक, मिस्टर श्याम आप देख सकते हैं बेचारे बहुत उदास है क्योंकि मिस्टर श्याम क्या हो गए डियर, इनको बहुत फीवर आ गया। तो बट ऑब्वियस है ये किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। अगर मैं कह दूं ये लॉयर के पास जाएंगे तो पॉसिबली नहीं है, आप ही बोलोगे यार कॉमन सेंस की बात है, इसको फीवर है तो डॉक्टर के पास ही जाएगा। तो डियर अब मैं इस डॉक्टर को बोल दूं, ठीक,
कि भाई तू अपनी जो तू डॉक्टर है, मतलब जो तू डॉक्टर ट्रीट करता है, लोगों को ठीक करके देता है, वो काम तू छोड़ और लॉयर का काम कर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर ही अपना डॉक्टर का ही काम करेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विस को अपने से सेपरेट नहीं कर सकता। सेम चीज यहाँ पर, ये हमारे पास सेकंड व्यक्ति है जी, आप देख सकते हैं कौन है। ये है हमारा फेवरेट और मेरा सबसे प्यारा सा करेक्टर है, मिस्टर रामलाल। ठीक, बेचारा थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसके बाल भी थोड़े झड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ऊपर ऊपर है, कोई नहीं। अब जी मिस्टर रामलाल क्या हो गया, इनका तो केस ही अलग चलता है ना। अब जी मिस्टर रामलाल करप्शन पे फंस गए। ठीक, अब जी मिस्टर रामलाल के बिजनेस में सीबीआई वाले आए, और मिस्टर रामलाल के बिजनेस में इन्होंने बहुत सी ब्लैक मनी पाया। तो मिस्टर रामलाल को सीबीएसई वाले सीबीआई वालों ने पकड़ा। ठीक, तो मिस्टर रामलाल कहते हैं कि नहीं, ये जो पैसा है ये मेरा है ही नहीं। हालांकि मैं इस बिजनेस का ओनर हूं, लेकिन ये पैसा मेरा नहीं, ये पक्का मेरा सीए का काम होगा, क्योंकि वो पैसे का लेन देन का काम मेरा सीए ही करता है। तो मिस्टर रामलाल ने क्या कर दिया, पूरा ब्लेम अपने सीए पे डाल दिया, है ना। तो जी आप देख सकते हैं, अब मिस्टर रामलाल क्या केस में फंस गया। अभी अब ये किसके पास जाएंगे हेल्प के लिए, लॉयर के पास जाएंगे, है ना, क्योंकि लॉयर ही इन्हें बचा सकता है, इनका केस को लड़ सकता है। तो डियर, अब मैं आपको बोल दूं कि मिस्टर रामलाल अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है यार, कॉमन सेंस की बात है। केस का बात है तो लॉयर के पास ही जाएगा, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक, केस लड़ना है तो लॉयर के पास जाएगा। अब जी इस लॉयर को मैं कह दूं कि या तो अपना लॉयर वाला काम छोड़ के तो डॉक्टर वाला काम कर, तो ये कर नहीं पाएगा। ठीक, तो मिस्टर लॉयर भी क्या कर पाएंगे, अपनी सर्विस को अपने से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये लॉयर का काम करेंगे तो लॉयर का ही काम करेंगे, और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये सर्विस क्या कहते हैं, लॉयर की देते हैं तो ये लॉयर की ही देंगे, और कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लिखा है सेपरेटेड, कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। ठीक, तो आपको समझ में होपफुली आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, इसका मतलब होता है जो भी सर्विस देने वाला है वो अपने आप को सर्विस से अलग नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर डॉक्टर का ही काम करेगा, वो डॉक्टर का काम छोड़कर और कोई काम नहीं कर सकता। लॉयर का काम पकड़ा दो या और कोई भी काम पकड़ा दो, नहीं कर पाएगा। सेम चीज अगर लॉयर की बात करूं तो लॉयर भी लॉयर का ही काम कर पाएगा, लेकिन अगर इसको मैं कह दूं डॉक्टर का काम कर पाए तो ये नहीं कर पाएगा, है ना। तो डियर, इनसेपरेबिलिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जी फिफ्थ पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर। अब जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, अब जी जितने भी बिजनेस सर्विस होते हैं, ठीक, तो वहां पर जितने भी बिजनेस सर्विस हो रहे हैं तो वहां पर कस्टमर का भी इन्वॉल्वमेंट या फिर पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। सपोज मैंने आपको यहाँ पर यही वाला एग्जांपल अगर मैं पकड़ू तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टीवी चल रही है। अब जी इसके साथ टीवी देखने वाला भी है, कस्टमर भी है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके कारण बिजनेस सर्विस हो पा रही है। तो डियर, इस पॉइंट में इसका मतलब यही दिया है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर का मतलब जो भी बिजनेस सर्विस हो वहां पर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। यार मतलब मैं आपको कह दूं कि कोई भी बिजनेस है ना, वो कोई भी बिजनेस है, वो अगर एप्पल कंपनी की मैं बात करूं, एक एप्पल कंपनी अपना सामान बना के रख देती है। अब जी कोई कस्टमर ही नहीं है लेने वाला, तो क्या बिजनेस सर्विस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो डियर सेम चीज यहाँ पर मैंने इस पॉइंट में कहा है कि बिजनेस सर्विस होने के लिए सर्विस और कस्टमर का होना, ठीक, मतलब बेसिकली कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेट बिजनेस सर्विस में होना चाहिए। ठीक, इसलिए पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, कह लीजिए या फिर कस्टमर्स इन्वॉल्वमेंट, जो भी है, राइट। तो डियर, आप सभी को मैं और एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो लेक्चर होगी, ये लेक्चर्स तो अभी खत्म होती है क्योंकि जितना मुझे इंपॉर्टेंट बताना था वो मैंने बता दिया। अब जी अगले जो टॉपिक होगा वो गुड्स वर्सेस सर्विसेज का होगा, जहां पर देखिए आप देख सकते हैं मैंने सेम चीज, देखिए इनके बेसिस में इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री, राइट, इनसेपरेबिलिटी, लेकिन आखिरी वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, तो गुड्स और सर्विस का डिफरेंस हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे। होगा वो बेसिकली गुड्स वर्सेस सर्विसेज पे होगा, कि गुड्स और सर्विस के बीच में बेसिक डिफरेंस आखिर होता क्या है ना। तो डियर, आज इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुड्स क्या होता है। ठीक, तो चलिए गुड्स के बारे में मैं आप सभी को बताता हूं सबसे पहले कि गुड्स क्या होता है। डियर, गुड्स क्या होता है, टेंजिबल होता है। गुड्स क्या होता है, वो टेंजिबल होती है। ठीक, मतलब आप जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सामान है, आप इन्हें टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। गुड्स मतलब होता है सामान। ठीक, तो ये क्या होता है, एक तरीके के फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अब जी हर बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा था, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, तो जी हर बिजनेस के लिए गुड्स अलग अलग होते हैं। सपोज कार कंपनी के लिए, जैसे ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ठीक, बहुत सारी कंपनीज है, मारुति सुजुकी, लैम्बोर्गिनी, बहुत सारी कंपनीज है। तो ये जितनी भी कार कंपनीज के लिए कार क्या है, गुड्स है, जिसको वो कस्टमर्स को बेचकर वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, है ना।
एक तो कार कंपनी के लिए कार गुड्स होता है। वैसे अगर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूं, जैसे फर्नीचर बिजनेस, कोई भी फर्नीचर बिजनेस है तो उसके लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है, क्योंकि वो फर्नीचर को बेचेंगे कस्टमर्स को बेचकर वो पैसा कमाएंगे, है ना। तो ये क्या है, फर्नीचर बिजनेस के लिए फर्नीचर गुड्स है। सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के लिए टीवी, फ्रिज, एसी, ये सभी क्या है, गुड्स होते हैं। जैसे एप्पल कंपनी के लिए, सोनी कंपनी के लिए एसी, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें क्या है डियर, गुड्स है। ये सारी चीजें क्या है, गुड्स है, जिसको वो कस्टमर्स को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। अब जी वैसे क्लोथ्स बिजनेस के लिए, कपड़े का बिजनेस के लिए, क्लोथ्स क्या है, गुड्स है, कपड़े बेचेंगे कस्टमर्स को, उसको बेचकर वो पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो हर बिजनेस के लिए याद रखना कि गुड्स अलग अलग होता है। एक, इसलिए मैंने गुड्स को क्या लिखा है, टेंजिबल होता है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कार को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फर्नीचर को देख सकते हो, टच कर सकते हो, टीवी, फ्रिज, एसी टच कर सकते हो, देख सकते हो, क्लोथ्स को टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये क्या होता है, टेंजिबल होती है ना। तो डियर आपको समझ में आ गया होगा कि गुड्स का मतलब क्या होता है। अब जी सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जो मैंने बेसिस में लिखा है कि इंटेंजिबल। तो डियर मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि पहली लेक्चर्स के कि बिजनेस सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। आप ना इसे टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, आप इसे बस फील कर सकते हैं कि ये अच्छी है या फिर बुरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने बताया कि बिजनेस सर्विस क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, क्योंकि आप इसे फील कर सकते हो, है ना। तो डियर सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि जी जो भी सर्विसेज होती है वो क्या होती है, वो इंटेंजिबल होती है, लेकिन जो भी गुड्स होते हैं वो क्या होती है, इंटेंजिबल नहीं होती, क्योंकि ये टेंजिबल होती है। मतलब देखिए गुड्स क्या होती है डियर, ये टेंजिबल होती है, क्योंकि आप इसे टच कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप इसे फील नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या होती है डियर, टेंजिबल होती है। लेकिन बिजनेस सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिस में इंटेंजिबल, तो सर्विस इंटेंजिबल होती है लेकिन गुड्स इंटेंजिबल नहीं होती, क्योंकि ये टेंजिबल होती है। ओके, अब जी सेकंड पॉइंट, आप देख सकते हैं मैं फीचर के हिसाब से ही चल रहा हूँ, ठीक। पिछली बार की जो लेक्चर्स में फीचर्स बताया था उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। टेंजिबल हो गया, इनकंसिस्टेंसी। अब जी मैंने आपको बताया था हर बिजनेस सेम सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन उनके काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो जी डियर जो सर्विस होती है वो हेट्रोजीनस होती है, लेकिन जो गुड्स होती है वो क्या होती है, होमोजीनस होती है ना। अब जी थर्ड पॉइंट है इन्वेंट्री। देखिए थर्ड पॉइंट में भी मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री, जहां पर मैंने कहा था कि बिजनेस सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते, है ना। अब मैं इसको आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए गुड्स क्या होता है, ये इन्वेंट्री होता है, आप इसे स्टोर कर सकते हो। कार खरीद लो यार, कार कितने 5 साल 10 साल कितने साल भी चलाओगे। चॉकलेट खरीद लो, 5 10 साल 15 दिन, सॉरी 10 साल कह दिया चॉकलेट में, सॉरी। आप चॉकलेट आप 5 दिन 10 दिन कुछ भी यूज कर सकते हो, मे भी खराब हो जाए, लेकिन वो आपके पास रहेगी। स्टोर आप उसे टच कर सकते हो, देख भी सकते हो, है ना। लैपटॉप, ये क्या, लैपटॉप स्टोर करके रख सकते हो, देख सकते हो। तो गुड्स क्या होते हैं डियर, इन्वेंट्री होते हैं, स्टोर करके रख सकते हो। तो लेकिन सर्विस क्या होती है डियर, मैंने आपको बताया था स्टोर सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते। तो सेम चीज मैंने लिखा है कि सर्विस को आप स्टोर, यहां पर लिख देते हैं, स्टोर नहीं कर सकते, बट गुड्स को आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अब इनसेपरेबिलिटी, अब जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैंने पॉइंट भी लिखा है, देख सकते हैं इनसेपरेबिलिटी का, जहां पर पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। तो जी सर्विस को आप सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन गुड्स को प्रोवाइडर से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। अब जी मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया था, डॉक्टर, वो डॉक्टर का ही काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन डियर सामान, ठीक, फॉर सपोज कीजिए मैंने एक ऑडी ली, ठीक, मैंने एक ऑडी ली, अब मैं उस ऑडी को जो बनाने वाला है, ठीक, अब मैं उसे खरीद लूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी। तो गुड्स को क्या कर दिया, मैंने सेपरेट कर दिया, है ना। तो यहां पर मैंने सेम चीज लिखा है, गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। अब जी लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसको बताने से पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए सपोज कीजिए कि ये ए पर्सन है। अब जी ये ए पर्सन ने इस कार को खरीदा, ठीक, इस कार को खरीदा। तो जी ये मिस्टर ए है, इस कार को इन्होंने खरीदा, तो मिस्टर ए इस कार के क्या हुए, ओनर हुए, है ना, इस कार के मालिक हुए, क्योंकि इस कार को इन्होंने खरीदा है। अब जी सपोज करना कि मिस्टर ए ने इस कार को मिस्टर बी को सेल कर दिया, ठीक। ए ने अपनी जो कार थी, जिनके ये पहले मालिक थे, अब इन्होंने इस कार को मिस्टर बी को दे दिया। तो जी अब क्या हो जाएगा, मिस्टर बी इस कार के मालिक हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे। अब मिस्टर ए इस कार के मालिक नहीं रहे, अब इस कार के जो मालिक कौन हुए, बी हुए, ठीक। अब वैसे ही सेम मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर सी को ये कार सेल कर दी, बेच दिया। तो मिस्टर बी अब इस कार के ओनर नहीं रहे, अब इस कार के ओनर कौन है, मिस्टर सी रहेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ए बी सी है, ए ने इस सामान को बी को बेचा, बी ने सामान को सी को बेचा, ठीक। ए पहले मालिक थे,
लेकिन अब ए इस कार को बेच देंगे तो ये क्या, अब बी इसके मालिक हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं इन लोग, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक पहले मिस्टर ए मालिक थे, अब मिस्टर बी मालिक है, ठीक है। तो ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेच दिया, तो अब ये इस कार के ओनर नहीं रहे। इन्होंने क्या कर दिया, मिस्टर सी को बेच दिया, तो सी इसके ओनर है, तो अब सी क्या हो गए, ओनर हो जाएंगे इस कार के। तो इन्होंने मिस्टर बी ने सी को क्या कर दिया, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अपने जो पहले ये इनके ओनर थे अब ये नहीं रहे, अब मिस्टर बी पहले इस कार के ओनर थे अब ये नहीं रहे, अब मिस्टर सी ओनर है। तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ओनरशिप को ट्रांसफर करना क्या होता है। एक सपोज कीजिए आपका लैपटॉप है, आप पहले उसके ओनर थे, अब आपने उस लैपटॉप को अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक, बेच दिया। तो अब आप उस लैपटॉप के ओनर नहीं रहे, अब आपने अपनी ओनरशिप को अपने दोस्त को दे दी, ठीक, क्योंकि उसने आपसे सामान अपना आपका लैपटॉप खरीद लिया, तो अब वो मालिक हो गया। तो अब ओनर आपके बीच में ट्रांसफर हो गया, आप ओनर नहीं रहे, अब आपका फ्रेंड ओनर है उस लैपटॉप का। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब यही होता है। ओके, तो इस प्रोसेस में मैंने आपको समझा दिया कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता क्या है। अब जी इसका सेम मैं आपको अगर वापस डिफरेंशिएट में आपको बता दूं, मैंने क्या लिखा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में, कि जी सर्विस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सामान को आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कार का दे दिया एग्जांपल, कार भी क्या गुड्स है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन सर्विस की ओनरशिप को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। तो डियर यही था आज का कंसेप्ट, जिससे मैंने आपको बहुत प्रिसाइज वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अब जी आपको एक चीज बहुत बता दूं कि मैं जितने भी मैंने पेपर्स देखे हैं, तो जितने कभी भी एग्जाम्स में अगर आपको कभी कभी ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि गुड्स और सर्विस के बीच में डिफरेंस करके बताओ इनसेपरेबिलिटी के बेसिस में, तो आपको क्या करना है डियर, यही फॉर्मेट बनाना है, ठीक। सर्विस और गुड्स का ऐसे लिखना है और यहाँ पर बेसिस लिखना है, बेसिस में आपको इनसेपरेबिलिटी करके उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो बेसिस मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपको लिखना ही लिखना है। अगर इससे नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटने ही है ना। अगर आपको एग्जाम्स में कह दिया कि गुड्स और सर्विस के बीच में डिफरेंस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है बेसिस के लिए और सर्विस और गुड्स के लिए। आप क्या करना है, बेसिस में आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करके इसे आपको बता देना है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक। तो डियर ये होता है तरीका एग्जाम्स में से लिखने का। कभी कभी डायरेक्ट ही आ जाता है कि गुड्स और वर्सेस सर्विस के बीच में डिफरेंस बताओ 4 मार्क्स का, तब भी क्या करना है, आपको सेम चीज करना, बेसिस लिखना है और आपके इसके बेस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। कि जी जो बिजनेस सर्विस होती है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ठीक। आपके बुक के हिसाब से तो वो दिया गया है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, राइट। तो डियर आज की लेक्चर्स में हमें बैंकिंग के बारे में जानना है, ठीक। तो आज की लेक्चर्स में हम लोग ये जानेंगे कि बैंकिंग की मीनिंग एंड कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए आज जानते हैं बैंकिंग के बारे में, आपके आखिर बैंकिंग होती क्या है। ध्यान से सुनना, देखिए बैंकिंग क्या होती है, ठीक। तो इसका आंसर हमारे इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने दिया कि बैंकिंग आखिर होती क्या है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अब जी देखिए, जो भी बैंक होता है वहां पर क्या करता है, पीपल अपना पैसा को जमा करते हैं। आप सभी सुनते ही होंगे कि आपके मॉम डैड, जब भी आपके मॉम डैड के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, एक्स्ट्रा पैसा इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक एबीसी कंपनी में काम करता हूँ, राइट। अब उस एबीसी कंपनी में मुझे 50,000 मिलता है। अब आउट ऑफ 50,000 मेरा 20,000 हमेशा एक्सपेंसेस में चले जाता है, मतलब मेरे घर के खर्चे, सब खर्चे मिलाकर मुझे 20,000 मेरा चले जाता है, राइट। तो मेरी सैलरी है टोटल 50,000, तब रिमेनिंग 30,000 वो मेरे पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसे हो गए, ठीक। तो वो 30,000 जो है उसे सरप्लस कहते हैं, एक चीज याद रखिएगा। तो जी वो सरप्लस अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, है ना। तो बैंक क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, वो क्या करता है, पीपल को इन्वाइट करता है कि हाँ आओ और हमारे पास पैसे जमा करो, ठीक, फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अब जी किसे मतलब, अब जी आप सभी को पता है कि बैंक और एक चीज क्या करता है,
बैंक हमेशा जिन पीपल को पैसे की जरूरत होती है उनको पैसा लैंड भी करता है। लैंड मतलब देना, उधारी में, राइट। तो जैसे लोन चाहिए किसी को, या फिर किसी को अपने बिजनेस खोलने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो बैंक क्या कर देता है, दे देता है। और शायद अभी मैं बताना नहीं चाहता, बैंक भी क्या करता है, कभी कभी कहीं और जगह भी पैसे इन्वेस्ट कर देता है। सो डियर, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, है ना। तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ओके, अब जी यहाँ पर मुझे आप सभी को एक चीज बतानी है। मैंने अभी आपको सरप्लस का मतलब बता दिया, है ना। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं, मतलब जितनी जरूरत है उससे अधिक पैसा हो जाता है, तो वो सरप्लस पैसा कहलाता है ना, सरप्लस अमाउंट कहलाती है। तो जी जो भी पीपल के पास सरप्लस अमाउंट होती है वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देता है, और ऐसे पीपल को हम डिपॉजिटर्स कहते हैं। ओके, अब जी यहाँ पर और एक चीज देखना, पीपल जो जो पीपल को पैसे की जरूरत होती है, नीड होती है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन मांगते हैं, और ऐसे पीपल को हम क्या कहते हैं, बोरोवर्स कहते हैं। इसलिए आप देखिए यहाँ पर मैंने किया है, पीपल जो अपना सरप्लस मनी को डिपॉजिट करता है उन्हें हम डिपॉजिटर कहते हैं, और जो व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है और वो बैंक से लोन मांगते हैं उसे हम बोरोवर्स कहते हैं, राइट। अब जी ये तो हो गया बैंकिंग का मतलब। अब जी इसे थोड़ा सा आप सभी को और एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ये है रास की बात, राइट। तो आप सभी को पता भी नहीं होगा शायद, तो जी ये मैं आपको एक गुरु मंत्र यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से। तो जी गुरु मंत्र ये है कि जो भी बैंक होता है कोई भी वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री में, तो वहां पर कोई भी कंट्री में आप चले जाए तो वहां पर आपको सिर्फ दो तरीके की बैंक मिलेगी, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, राइट। तो जी आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में लिखा है 1 and 2 और मोर। तो जी यहाँ पर ये इसका मतलब नहीं है कि बैंक, पहला बैंक सेंट्रल बैंक होता है, दूसरा बैंक कमर्शियल, राइट। इसका यहाँ पर इस सेंस से मैंने इसका मतलब यहाँ पर लिखा नहीं है। अब जी इसका मतलब ये है कि जी जो भी कंट्री में आप जाओगे वहां पर हमेशा दो बैंक रहेंगे, लेकिन हर कंट्री में आप जाएंगे तो वहां हर कंट्री में आप अगर कोई भी कंट्री में विजिट कीजिए, चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, राइट, मतलब अमेरिका हो, लंदन हो, जहां भी विजिट करना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां भी विजिट करना है आप कीजिए, लेकिन वहां हर जगह आपको एक ही सेंट्रल बैंक मिलता है। ओके, और कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं एक कंट्री में। मतलब जैसे इसको मैं आपको बेस्ट एग्जांपल से समझाऊं तो आपके स्कूल की मैं बात करूं तो आपके स्कूल में हमेशा एक प्रिंसिपल होता है, राइट। तो वैसे ही हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। अब जी जैसे एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो वैसे ही हर कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। अब जी जैसे हर प्रिंसिपल जो भी टीचर्स को ऑर्डर देगा वो सभी ऑर्डर्स टीचर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। सेम चीज यहाँ भी है, जो भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ऑर्डर्स देगा वो कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। अब जी कमर्शियल बैंक हमारी कंट्री में बहुत सारे, जिसमें मैंने लिखा है 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से अधिक, बहुत सारे होते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, और भी बहुत सारे हैं, राइट। तो वो ये सारी चीजें कमर्शियल बैंक आ जाती है ना। तो जी जो भी सेंट्रल बैंक ऑर्डर देगा कमर्शियल बैंक को, वो कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। अब जी मैंने आपको अभी बताया कि जो भी पीपल है वो क्या करते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक में, ठीक। और जी जो भी पीपल को पैसे की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था, जो भी पीपल को जरूरत होती है वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं। तो सेम चीज कमर्शियल बैंक क्या करता है, इनको लोन देता है। जो भी व्यक्ति पैसा को, जिनके पास भी सरप्लस मनी है, वो क्या कर देता है, पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं, और हम उन्हें डिपॉजिटर्स कहते हैं, राइट। तो ऐसे पीपल क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक में अपने पैसे को जमा कर देते हैं। और कभी कभी ऐसे पीपल होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, तो कमर्शियल बैंक उन्हें पैसे दे देता है। तो डियर, और एक चीज कभी कभी सब पीपल के इसमें राइट हो जाती है, यार ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा ना रहे, तो इस केस में क्या होता है डियर, कमर्शियल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक से लोन मांग लेती है, और कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं, सरप्लस अमाउंट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक। तो डियर ये थी राज की बात। इसको समझाने का एक ही पर्पज था, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपको ये थोड़ा हेल्प आएगा इसके लिए। अब जी यहाँ पर और एक चीज मुझे बतानी है कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक हमेशा एक ही होता है और ये सबसे हेड होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर मैंने इसका नाम लिखा है बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक को हम क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक, क्योंकि बैंकों का बैंक है ना। और जी इसका और एक नाम है एपेक्स बैंक। ओके, तो डियर ये एक फंडा है, और मुझे आप सभी को और एक चीज बतानी है कि डियर देखिए, जब भी आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक, तो बैंक आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, बैंक आपको रिटर्न में क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, ठीक। और जी जो भी व्यक्ति पीपल से लोन मांगता है उनको क्या करना पड़ता है, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो डियर यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट को पे करती है, ओके। और जी जो भी व्यक्ति बैंक से पैसा मांगता है, सो
उन व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक, तो क्या करना पड़ता है उन्हें, तो बैंक क्या करती है, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो डियर ये बेसिक कंसेप्ट था, ये मुझे आपको बताना था। सेम चीज यहाँ भी होता है, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन मांगता है तो डियर क्या होता है, कमर्शियल बैंक को जब भी सेंट्रल बैंक से लोन मांगता है तो कमर्शियल बैंक को जब वो पैसा वापस रीपे करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, और जी जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा को सेंट्रल बैंक में जमा करती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देती है। राइट, तो डियर ये फंडा होता है, बेसिक कंसेप्ट। मतलब मैं आपको और एक बार माइनर टर्म्स में बताऊं तो देखिए ध्यान से सुनना। ओके, जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक कहती है ठीक है तुम पैसा ले लो। ठीक, तो वो क्या करती है, लोन दे देती है। अब जी सेंट्रल बैंक ये भी कहती है कि अब तुम हमसे तो लोन ले रहे हो, लेकिन जब तुम मुझे अपने पैसे वापस दोगे, ठीक, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहती है कि जब तुम लोन हमारा वापस करोगे तो प्लस लोन तो तुम दोगे, ये जो पैसा है लोन का ये तुम्हें हमें देना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ तुम्हें हमें कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करती है, इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है, ठीक, कमर्शियल बैंक से। लेकिन अब मैं बात करूं डिपॉजिट की, तो डियर जब भी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करती है पैसा तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहती है कि अब तो तुम हमसे हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो जब भी हम आपको पैसा देंगे तो हम आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ देंगे, मतलब आपका डिपॉजिट अमाउंट तो देंगे, उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी ऐड करके देंगे। ठीक, तो इंटरेस्ट क्या करेंगे, पे करेंगे। तो डियर ये था बेसिक कंसेप्ट, आप सभी को समझना था। डियर यही है बैंकिंग सर्विस, आखिर ये ऐसे ही काम करती है। ओके, अब जी मुझे तो और एक चीज शायद बतानी थी, एक बार मैं बता देता हूँ। ओके, चलिए वो काम अभी नहीं करते हो। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे मैं आपको बताऊंगा तो अपने आप ही हर बात ही कवर होते जाएगी कि बैंक कैसी कैसी सर्विस देती है। राइट, तो वो सारी चीजें तो बात की बात है। राइट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, ये सब चीज बाद में करना है। ओके, तो डियर अभी था बेसिक बैंकिंग का कंसेप्ट, वो मैंने आप सभी के साथ आज क्लियर कर दिया। आज की लेक्चर्स हमारी होगी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। ओके, तो डियर इसके बारे में बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो जी ये बैंक क्या करती है, पीपल को बहुत सारे अकाउंट्स खोलने की सुविधा देती है, ओपन करने की फैसिलिटी देती है। ठीक, जो पीपल के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो बैंक क्या करती है, एक तरीके से अकाउंट्स को खोलने की इजाजत देती है, एक तरीके की फैसिलिटी देती है। तो बैंक क्या करती है, वहां पर एक सर्विस प्रोवाइड करती है सारे पीपल को। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि ऐसा बैंक कौन कौन से अकाउंट्स खोल के देती है और कौन कौन सा अकाउंट हम खोल सकते हैं, कौन कौन सा अकाउंट हम ओपन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब जी मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो कोई भी पर्सन खोल सकता है, कोई भी, मतलब मेल हो या फिर फीमेल हो, राइट, अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो या फिर मिडिल क्लास हो, ठीक, कोई भी रिलीजन का व्यक्ति, मतलब कोई भी खोल सकता है, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी पीपल कैन ओपन इट, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक, तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कोई भी पीपल ओपन कर सकता है। अब जी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ये ऐसे पीपल के लिए होता है जिनके पास हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। अब इसका मतलब, इसको मैं आपसे एक डायग्राम से समझाऊंगा। देखिए, जो भी पीपल के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था पीसी एक्सेस में सरप्लस का मतलब जब भी आपके पास जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसे हो जाता है, तो आप और आपके पास अगर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली उस पैसे को जमा कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको पैसे की कभी भी जरूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं पैसे को। राइट, तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके पास जब भी पैसा ज्यादा है या फिर पैसे की कमी हो, आप इजिली कभी भी बैंक से डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब जी जो भी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का होल्डर होता है, अब जी होल्डर मतलब जिसने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन किया है, ठीक, डिपॉजिटर। राइट, तो डियर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो भी ओपन करता है तो बैंक क्या करती है, उनको दो चीज देती है, चेकबुक और पासबुक। ठीक, ये दो बुक जो भी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है उन्हें बैंक ये दो बुक देती है। अब जी थर्ड चीज बड़े ध्यान से सुनना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जी देखिए, जो भी व्यक्ति कैश को डिपॉजिट करता है, विड्रॉ करता है, जैसे मैंने बताया सरप्लस हो जाते हैं तो डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, और विड्रॉ जब करता है जब आपको पैसे की जरूरत होती है। तो जब भी ऐसा पीपल जो भी करता है, ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको क्या करनी पड़ती है, पासबुक में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक, हाँ, इट इज कंपल्सरी टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव डन। ओके, सो आपको हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन आपने की है, चाहे आपने पैसा जमा किया है, निकाला है, कोई भी डेट में जब भी कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे पासबुक में रिकॉर्ड करें। तो ये मेन चीज मुझे आपको बतानी थी यहाँ पर। अब जी सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जी सेविंग डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले पे। अब ये फिक्स डिपॉजिट ये दूसरा टाइप का अकाउंट है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, सेकंड या थर्ड पॉइंट में है,
उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि सेविंग अकाउंट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक देती है वो थोड़ा कम मिलता है फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले। अब जी थर्ड पॉइंट ये है, अब जी जब आप सेविंग करते हैं तो एक तरीके की क्या हो जाती है, आपको हैबिट हो जाती है ना। इसलिए यहाँ पर मैंने एक मॉडल टाइप का क्वेश्चन लिखा है कि ये क्या करता है, आपकी सेविंग हैबिट को इंप्रूव करता है, प्रमोट करता है। ठीक, तो ये हो गया सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में यही सारी चीज डियर आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बेसिस में आपको सारे केस स्टडी और सारी चीजें अगर आपको इसके बारे में पूछ लिया तो आप इजिली नोट्स बना के, पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं ये सारी चीजें। ओके, अब जी हमारे पास सेकंड है, तो डियर अब हमारे पास सेकंड अकाउंट जो बैंक हमें देता है वो है करंट डिपॉजिट अकाउंट। अब जी ये जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। ठीक, बैंक कहती है कि जो भी बिजनेसमैन है वो सिर्फ करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है करंट डिपॉजिट अकाउंट ओनली ओपन फॉर बिजनेसमैन। ठीक, तो बिजनेसमैन ही करंट डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब जी सेकेंड चीज, करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर क्या कर सकते हैं, कभी भी एनी टाइम वो डिपॉजिट कर सकते हैं अपने पैसे को और विड्रॉ कर सकते हैं। अब जी यहाँ पर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट में यही डिफरेंस है कि वो जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है वो कोई भी पीपल कर सकता है, लेकिन करंट डिपॉजिट अकाउंट ये सिर्फ बिजनेसमैन ओपन कर सकता है। ओके, अब जी थर्ड पॉइंट है हमारे पास, विड्रॉ डन ओनली इन चेक। अब जी अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ चेक के थ्रू आप वो चीज कर सकते हैं। अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं बैंक से तो आप सिर्फ वो चेक के थ्रू कर सकते हैं, है ना, सिर्फ आप चेक के थ्रू कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जी फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि जी यहाँ पर आपको क्या होती है, करंट डिपॉजिट अकाउंट में आपको क्रेडिट फैसिलिटी एंड ओवरड्राफ्ट आर प्रोवाइडेड। अब जी क्रेडिट फैसिलिटी मतलब आपको उधारी मिल जाता है। अब जी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में सपोज अगर मैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की बात करूं तो देखिए, अगर आपने उसमें 5000 रुपीज जमा किया है ना, आपने उसमें 5000 रुपीज जमा किया है और आपको जरूरत है 6000 की। ठीक, तो बैंक आपको सिर्फ 5000 देगा क्योंकि आपने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में सिर्फ 5000 जमा किया, आपको 1000 की जरूरत एक्स्ट्रा है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन डियर करंट डिपॉजिट अकाउंट में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। सपोज करना कि आपको 10000 की जरूरत है और आपके करंट डिपॉजिट अकाउंट में 5000 की जरूरत, सिर्फ 5000 की आपने डिपॉजिट करके रखा है। ठीक, और 5000 आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो जी बैंक क्या कर देती है, अपने तरफ से दे देती है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट लगाती है ना। तो दी आपको क्रेडिट फैसिलिटी मतलब ये एक तरीके की लोन टाइप की आपको क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये बड़े ध्यान से सुनना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में भी। अब जी ओवर डिपॉजिट का मतलब होता है, यहाँ पर बहुत बेसिक चीजें से मैंने आपको बता दिया है। अब जिस ध्यान से सुनना कि एग्जाम्पल, सपोज हमारा रामलाल, ओके, अब हमारे रामलाल को पैसे की जरूरत है। अब जी हमारा रामलाल है बिजनेसमैन। अब जी उसने क्या किया, करंट डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करवाया। अब उसने क्या किया, अपने करंट डिपॉजिट अकाउंट में 10,000 रुपीज उसने डिपॉजिट कर दिया है। उसने क्या कर दिया है, 10,000 रुपीज अपने करंट डिपॉजिट अकाउंट में उसने डिपॉजिट करके रखा है। अब जी एक दिन क्या हुआ, रामलाल को 12,000 की जरूरत पड़ गई, तो ये बैंक के पास भागा चला आया और बैंक को बोला कि यार मुझे जल्दी से 12,000 रुपए दो, मुझे 12,000 की बहुत जरूरत है, मुझे 12,000 रुपीज की बहुत जरूरत है, मुझे इमीडिएटली वो चाहिए। तो बैंक ने कहा ठीक है, आपने तो सिर्फ 10,000 अपने बैंक करंट डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करके रखा है, सिर्फ 10,000, और आप हमसे मांग रहे हैं 12,000 रुपीज। तो बैंक ने बोला ठीक है, आप अपने डिपॉजिट के पूरे 10,000 रुपीज तो लो, लेकिन ये आपको 12,000 हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि आपको 12,000 की जरूरत है तो 2,000 हम आपको अपनी तरफ से एज ए एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं। ठीक, तो डियर यहाँ पर ये जो 2,000 रुपीज है जो बैंक ने अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिया है, ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट। ठीक, ये क्या कहलाता है डियर, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ठीक, तो समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है, अगर आप उससे ज्यादा विड्रॉ करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस अमाउंट को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इसमें बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। ओके, अब जी यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है नो इंटरेस्ट पेड ऑन करंट अकाउंट। अब जी यहाँ पर सेविंग अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट में और एक डिफरेंस ये आ जाता है कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में बैंक क्या करती है, आपने अगर जितना पैसा, आपने जरूर सुना होगा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में डियर आपने जरूर सुना होगा कि आपके एनवायरमेंट में या फिर आपके सराउंडिंग्स में कोई कोई कहता होगा कि यार ये पैसा एक काम करो बैंक में जमा कर दो। आप अगर ये पैसे को बैंक में जमा करोगे तो बैंक इसमें आपको इंटरेस्ट देगी, आपका पैसा बढ़ जाएगा और साथ में आपका पैसा भी सेफ रहेगा, राइट। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में बैंक क्या करती है, आपको इंटरेस्ट देती है। आपने जितना डिपॉजिट किया तो उसके हिसाब से बैंक क्या करती है, उस टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, और उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट कुछ जोड़ के देती है। मतलब आपने 5,000 जमा किया तो बैंक उसमें क्या करेगी, अपनी तरफ से उसमें कुछ इंटरेस्ट डालेगी और आपका पैसा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन करंट डिपॉजिट अकाउंट में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती।
क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलती है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, उधारी की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको डियर कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती, तो एक तरीके से ये क्या हो जाता है डियर, डिसएडवांटेज हो जाता है। अगर आपको कभी पैसे की इमीडिएटली जरूरत पड़ गई तो बैंक आपको पैसा नहीं देगी एक्स्ट्रा, बट हाँ करेंट डिपॉजिट अकाउंट होगा आपको तो आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, तो डियर ये है करेंट डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। अब जी जो भी बिजनेसमैन है, अब जी मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी बिजनेसमैन है ये बेसिकली करेंट डिपॉजिट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, राइट। तो जी बिजनेसमैन के लिए बैंक क्या करती है, सर्विस भी प्रोवाइड करती है और इन्हें इनसे चार्ज भी लेती है। सपोज करना, देखिए जो भी बिजनेसमैन होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा कहीं ना कहीं पर लगा देते हैं, अलग अलग कंपनीज में लगा देते हैं, ठीक। तो बैंक क्या करती है, एक तरीके की बिजनेसमैन को फैसिलिटी देती है। वो क्या कहती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर वापस आएगा तो हम क्या करेंगे, जहां से भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट का वापस आ रहा होगा उस पैसे को हम आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे। तो बैंक क्या करती है, उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड कर देती है। ओके, और वहीं अदर हैंड क्या हो जाता है, वो आपको आपसे चार्ज भी लेती है। जैसे फॉर सपोज कि कुछ अगर आपके सपोज अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, यही बार एग्जांपल हो, तो बैंक क्या करती है डायरेक्टली उनसे, जिनसे आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा लेता है, तो बैंक क्या करती है उनसे डायरेक्ट आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा कर देती है। तो ये सब फैसिलिटी में वो क्या करती है, कर देती है, चार्ज भी ले लेती है। यार फ्री में थोड़ी दोगे किसी को भी सर्विस, थोड़ा तो चार्ज लोगे ना। तो सेम चीज यहाँ पर मैंने यही पॉइंट लिखा है। अब जी थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब जी रिकरिंग मतलब होता है डियर, पहले तो आप रिकरिंग का मतलब जान लीजिए, आपके लिए इजी होगा। रिकरिंग मतलब होता है बार बार, ठीक। रिकरिंग मतलब होता है डियर बार बार। अरे यार पेन भी वर्क नहीं कर रही है, कोई नहीं। रिकरिंग मतलब बार बार, ओके। कुछ भी चीज बार बार होना उसे हम कहते हैं रिकरिंग होना। तो डियर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी आप पैसा का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कोई भी व्यक्ति है, सपोज ये एक पर्सन है मिस्टर रामलाल। अब जी रामलाल ने क्या किया, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करवाया बैंक में। तो डियर ये क्या है, डिपॉजिटर है। तो मिस्टर रामलाल क्या करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ, वीक नहीं लिखना चाहिए था मुझे, हर मंथ क्या करेंगे, फिक्स्ड अमाउंट एक, और हर मंथ क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। और बैंक क्या करेगी, जैसे इनका फिक्स टाइम हो जाएगा तो इनको सारे पैसे वापस दे देगी। सपोज मतलब देखिए, फॉर सपोज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट डियर, जो भी व्यक्ति रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है वो एक फिक्स पीरियड के लिए करता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक। तो सपोज कीजिए कि रामलाल ने 1 साल के लिए क्या किया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन किया, ठीक। तो मिस्टर रामलाल को क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड अमाउंट जैसे मिस्टर रामलाल ने 100 रुपए फिक्स्ड अमाउंट है इनकी, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एवरी मंथ, हर मंथ इन्हें ये जो 100 रुपीज है हर महीने क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक। तो डियर जैसे 1 साल हो जाएगा, जैसे इनका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को सिर्फ 1 ही साल तक खोला है, ओपन किया है। तो जैसे इनका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक क्या करेंगी, इनका जो पैसा है, ठीक, जितना भी पैसा है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर उन्होंने कब तक 100 रुपीज पूरे 1 साल के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए, मतलब इन्होंने क्या किया, ₹1200 इनको बैंक लास्ट में क्या करेगी, रिपे करेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप सभी को एक चीज याद रखनी है कि बैंक 1200 तो देगी ही, प्लस इसके साथ क्या करेगी, बैंक आपको इंटरेस्ट भी ऐड करके देगी। मतलब रामलाल को उसके 1200 तो मिलेंगे ही, साथ में बैंक क्या करेगी, उनको कुछ इंटरेस्ट, कुछ पैसे एक्स्ट्रा देगी एज अ इंटरेस्ट, ठीक। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आप फिक्स पीरियड के लिए ओपन करते हैं। जैसे रामलाल ने क्या किया, फिक्स पीरियड के लिए खोला, मतलब 1 साल के लिए, ठीक, जहां पर वो एक फिक्स अमाउंट जैसे रामलाल ने 100 रुपीज, और वो भी हर मंथ, एवरी मंथ क्या करना पड़ेगा, उन्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा जब तक उनका पीरियड एंड नहीं होता। जैसे एंड हो जाएगा तो बैंक क्या करेगी, आपके जितना भी आपने पैसा जमा किया अभी तक उतना पैसा तो देगी, प्लस बैंक उसमें कुछ इंटरेस्ट आपको जोड़ के देगी। तो डियर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये होता है, ओके। अब जी यहाँ पर आप सभी को और एक चीज याद करनी है, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, इसलिए इसको मैंने डब्बे में बनाया है। डियर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट तो डियर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा ज्यादा रहता है सेविंग अकाउंट से, ओके। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो बैंक क्या करती है, आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट से, ओके। तो ये भी फैसिलिटी मिल जाती है आपको कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करने में कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब जी हमारे पास है लास्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब जी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हम कहते हैं शॉर्ट में एफडी, और इसका एक अलग सा नाम है टेन्योर, ठीक। तो इसको इससे जाना जाता है, बेसिकली बहुत प्यारा सा नाम दिया गया है इसको। तो डियर यहां पर क्या होता है, फॉर सपोज कि एक डिपॉजिटर है, एक श्याम,
इसने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन किया बैंक में। तो डियर यहाँ पर आप सभी को पहले ये जानना है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको वो फिक्स पीरियड और फिक्स अमाउंट में आपको क्या करना पड़ता है, उसे जमा करना पड़ता है। ओके, लेकिन डियर मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, एक चीज मैं भूल गया था यहाँ पर बताना कि डियर जैसे ये साल कंप्लीट हो जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको रिकरिंग डिपॉजिट में बताया ना कि रामलाल का 1 साल के लिए था, तो डियर जैसे उसका 1 साल हो जाता है तो इस साल को हम कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक, मतलब उस साल जिसने उसने मतलब डिपॉजिटर ने जो साल डिसाइड किया था वो साल आ गया तो उसे हम कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे रामलाल ने 1 साल के लिए किया था, है ना, तो 1 साल उसका कंप्लीट हो गया तो ये डेट क्या कहलाएगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब डियर अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब शायद आपको इजीली समझ में आ जाए। तो डियर जब भी आप फिक्स डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को अगर आपने ओपन किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स पीरियड में फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक, वो भी स्पेसिफिक टाइम के लिए जब आपको अमाउंट प्लस इंटरेस्ट बैंक वापस देगी। मतलब इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मिस्टर श्याम ने क्या किया, एक एफडी ओपन किया, ठीक, 5 साल के लिए फिक्स पीरियड के लिए। ध्यान से सुनना, ठीक, मैं आपको ऊपर से बताता चलूं फिक्स पीरियड के लिए मतलब रामलाल ने सपोज फिक्स पीरियड उनका है 5 साल का और उन्होंने क्या किया, फिक्स अमाउंट 5 लाख रुपीज जमा कर दिया। ठीक, तो जी जैसे ही 5 साल हो जाएगा मतलब 5 साल क्या हो जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी, है ना। तो जैसी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी तो बैंक क्या करेगी, आपको आपका अमाउंट देगी, 5 लाख तो आपको देगी ही, प्लस बैंक क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट अमाउंट देगी। मतलब 5 लाख तो देगी प्लस आपको कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी बैंक देगी। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे ये 5 साल के लिए खोलना है, 10 साल के लिए खोलना है, और आप उसी में क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं फिक्स पीरियड के लिए। सपोज आपको अगर डिपॉजिट करना है, आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया 4 साल के लिए और आपने पहले ही क्या कर दिया, उसमें 10 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक क्या करेगी, जैसे 4 साल हो जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगा तो आपका 4 लाख रुपीज तो देगी प्लस आपको कुछ सॉरी आपके 10 लाख रुपीज तो देगी प्लस आपको कुछ इंटरेस्ट भी देगी। तो सेम चीज मैंने आपको यहाँ भी समझाया, एफडी जब भी कोई ओपन करता है तो वो फिक्स पीरियड के लिए, सपोज 5 ईयर्स, फिक्स अमाउंट सपोज 5 लाख, और जैसी डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है, ठीक, डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है तो बैंक क्या करती है, आपका अमाउंट देती है, ठीक है, जितना भी आपने पहले डिपॉजिट किया प्लस आपको कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी उसमें ऐड करके देती है, राइट। तो डियर ये था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। अब जी यहाँ पर आप सभी को और एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो डियर अगर आपका पीरियड ज्यादा हो, अगर आपने 10 साल के लिए किया तो बैंक क्या करेगी, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगी। अगर आपने 5 साल के लिए किया है एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन, तो आपको उसके हिसाब से कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो डियर ये हमेशा पीरियड के हिसाब से रहता है, ठीक। अगर आपने जितना ज्यादा पीरियड के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन किया तो उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर जितना कम पीरियड के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन किया उतना कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। तो डियर ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाला है। और लास्ट चीज यहाँ पर यह है कि विड्रॉ बिफोर पीरियड। देखिए अगर सपोज कीजिए कि रामलाल ने क्या किया है, पूरे 5 साल के लिए डिपॉजिट किया है, लेकिन रामलाल ने क्या किया, 4 साल में इसको पैसे की जरूरत पड़ गई 5 लाख की। तो अगर इसने जाके बैंक को बोला कि यार मुझे तो मेरे एफडी का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का पैसा मुझे अभी चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, उसको पैसा तो दे देगी ना, बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट देगी और उल्टा उसे चार्ज ले लेगी, ठीक, क्योंकि आपने आपका 5 साल के लिए था लेकिन आपने 4 साल के लिए खोल लिया, ठीक। तो आपने क्या कर दिया, एक तरीके की पेनाल्टी कर दी, आपने एक तरीके का लॉ तोड़ दिया, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो बैंक क्या करेगी, आपसे चार्ज करेगी, ठीक। तो ये यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा विड्रॉ बिफोर पीरियड। अगर आपने जितना पीरियड आपने डिसाइड किया अगर आपने उससे पहले निकाला तो बैंक क्या करेगी, आपसे चार्ज लेगी। तो डियर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में यही था डियर। आज हम लोग ये जानेंगे कि बैंक ऐसी कौन कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वो है बैंक ड्राफ्ट, या फिर हम कह सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट। ओके, तो सबसे पहले बैंक हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक ड्राफ्ट की, या फिर हम कह सकते हैं उसे डिमांड ड्राफ्ट की सर्विस हमें बैंक प्रोवाइड करता है। तो आखिर ये है क्या, ठीक। तो बड़े ध्यान से सुनना, बैंक क्या करता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके देता है जो हमें हेल्प करता है मनी को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो डियर बैंक क्या करता है, बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ये क्या करता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, इशू कर देता है, जिसकी हेल्प से हम मनी को क्या कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर हमें उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यार सीधी सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो कुछ नहीं, एक तरीके का पेपर होता है। आप बैंक के पास जाना, बैंक को कहना कि भाई मुझे एक बैंक ड्राफ्ट इशू करना है, बैंक क्या करेगा, आपको एक पेपर देगा, ठीक। अब उस पेपर में आपको क्या करना है, लिखना है कि आपको मतलब आपका नाम लिखना है, एक बैंक आपको एक पेपर टाइप का देगा, उसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, राइट। तो उसमें आपको क्या करना है, नाम लिखना है और पेमेंट आपको कौन से पर्सन को कितनी करनी है वो सारी चीजें लिखनी है और बैंक को आपको वो दे देना है। तो बैंक क्या करेगा, आपका पैसा
लेगा और उस पैसे को आपको उस पर्सन को ट्रांसफर कर देगा जिसका नाम आपने इसके यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये क्या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है मनी को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करने के लिए। अब जी दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी बैंक ड्राफ्ट बैंक इश्यू करके देता है तो उसमें बैंक क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है। यहाँ फ्री में तो बैंक आपको काम करके नहीं देगा, है ना, तो वो क्या करता है आपको एक तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा है। तो उस फैसिलिटी के बदले में बैंक क्या करता है कुछ हिस्सा एज अ प्रॉफिट, उसे हम क्या कहते हैं कमीशन चार्ज कैन मतलब कमीशन बैंक क्या करता है उससे मतलब जो भी फैसिलिटी आपको ये वाली दे रहा है उसमें बैंक क्या करता है आपको कुछ फैसिलिटी तो दे रहा है, लेकिन इसके बदले में बैंक क्या करता है आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। अब जी थर्ड चीज, बैंक ड्राफ्ट जी कभी डिसऑनर होता नहीं है। अब जी आप सभी ने मूवीज में देखा होगा कि सब कहते हैं कि चेक बाउंस हो गया, ठीक, या फिर कभी कभी पैसा किसी के पास पहुंचा नहीं है, तो ये सब क्या होता है डियर, डिसऑनर होता है। ओके, तो डियर बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, कभी डिसऑनर नहीं होता। अब जी यहाँ पर मैंने और एक एरो बनाया, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जी अब अगली चीज जो बैंक हमें प्रोवाइड करके देता है वो है बैंकर्स चेक, या फिर हम इसे पे ऑर्डर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे लोकल बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं। अब जी इसमें आपको बड़े ध्यान से एक चीज याद रखनी है कि ये सारी चीजें सेम है बैंक ड्राफ्ट के जैसी। जहां पर मैंने अभी आपको बताया ना बैंक ड्राफ्ट, तो डियर ये बैंकर्स चेक, ये पे ऑर्डर या लोकल बैंक ड्राफ्ट पूरी चीज सेम है बैंक ड्राफ्ट के जैसे। लेकिन यहाँ पर एक ही डिफरेंस होता है, वो ये डिफरेंस है कि जी बैंक ड्राफ्ट ये पूरे नेशन मतलब पूरी कंट्री में यूज होता है, लेकिन बैंकर्स चेक सिर्फ कोई भी सेम टाउन या फिर सेम सिटी के लिए यूज होता है। ठीक, मतलब मैं अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहा हूं और आप कोलकाता से हैं, ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, लेकिन बैंकर्स चेक के थ्रू मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है सिर्फ सेम टाउन या फिर सेम सिटी में ही यूज होता है। ओके ठीक, फंडा समझ में आ गया आप सभी को दोनों के बीच का डिफरेंस? या फिर मैं इसको इजी लैंग्वेज में ये कर सकता हूं कि इसका यूज क्या है, वाइडर यूज है, वाइडर यूज है, लेकिन बैंकर्स चेक का यूज नैरो यूज है। ठीक, बहुत कम यूज है, मतलब बहुत कम जगहों पे यूज होता है, मतलब बहुत छोटी जगह पे, आप समझ सकते हैं, बहुत छोटी जगह पे, जैसे एक टाउन और सिटी पे ही यूज हो सकता है। ठीक, ये पूरे कंट्री भर में यूज नहीं हो सकता, बट बैंक ड्राफ्ट ये पूरे कंट्री भर में यूज होता है। ठीक, तो समझ में आ गया आप सभी को बातें? तो यहाँ पर डियर मैं अब ये भी चीज लिख सकता हूँ कि इसका जो यूज है ये क्या है, वाइडर यूज है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो छोड़ा था आप सभी को समझाने के लिए, वाइडर यूज। ओके, समझ में आ गया? ठीक, तो बैंकर्स चेक भी सेम है बैंक ड्राफ्ट के जैसे, लेकिन यहाँ पर एक ही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि बैंक ड्राफ्ट नेशन पूरे पूरे कंट्री भर में यूज कर सकता है, लेकिन बैंकर्स चेक आप सिर्फ सेम टाउन और सिटी में ही यूज कर सकते हैं। ठीक, अब जी अगली चीज है हमारे पास रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे हम शॉर्ट में आरटीजीएस कहते हैं। अब जी ये जो रियल टाइम है, ठीक, ये जो रियल टाइम है इसका मतलब होता है डियर ऑन टाइम। इसका मतलब आप बच्चे को ये याद रखना है कि रियल टाइम का मतलब होता है डियर ऑन टाइम। अब जी ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है सम टोटल अमाउंट, मतलब पूरी पैसा कलेक्टिव पैसा। ओके, ग्रॉस मतलब पूरा कलेक्टिव पैसा, ठीक, सम टोटल अमाउंट मतलब कलेक्टिव अमाउंट। ओके, देखिए अब जी जब भी आपको अगर कोई भी व्यक्ति को आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक, तो अगर आपने आरटीजीएस के थ्रू आपको पैसे ट्रांसफर करना है तो डियर ये क्या करेगा, आपके पैसा ऑन टाइम मतलब उसी समय में ट्रांसफर कर देगा, ठीक, बिना कोई डिले के, एकदम इमीडिएटली क्या हो जाएगा आपका पैसा आपके अकाउंट से जो भी पर्सन के बारे में आपने बताया है जिसको आपको पैसे ट्रांसफर करना है उसके पास चले जाएगा ऑन टाइम। ठीक, इमीडिएटली चले जाएगा। ठीक, और सम टोटल मतलब पूरा कलेक्टिव पैसा जाएगा। ओके, तो ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब। अब जिसके बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं। अब जी नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, मतलब इसमें आपकी फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, नो फिजिकल ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी होती है, मतलब आप इस मनी को फिजिकली टच नहीं कर सकते। अब जी थर्ड चीज आपको ये याद रखनी है यहाँ पर कि यूज फॉर हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जी अगर आपको आरटीजीएस का यूज करना है तो जी उसमें बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यार 50,000 आपको ट्रांसफर करना है तो आप 50,000 ट्रांसफर नहीं कर सकते आरटीजीएस, क्योंकि आरटीजीएस में हाई वैल्यू ऑफ मनी आपको ट्रांसफर करनी होती है। मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए उसको देने हैं ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तभी आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं। अब जी फोर्थ बात जो आप सभी को फोर्थ पॉइंट याद रखना है कि देखिए अब जी बैंक है, बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो डियर वो आपको फ्री में तो नहीं करके देगा, उसके बदले में आपको वो पक्का कुछ चार्ज मांगेगा। तो डियर जितनी बड़ी अमाउंट आप मतलब
ट्रांसफर करोगे आरटीजीएस के थ्रू, उतनी बड़ा बैंक आपसे चार्ज लेगा। जितना कम आप अमाउंट चार्ज करोगे उतना कम बैंक आपसे चार्ज करेगा। ठीक, सपोज आपने 10 लाख रुपीस आपको ट्रांसफर करना है तो उसके हिसाब से बैंक क्या करेगा, ज्यादा ट्रांसफर करेगा। लेकिन आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना है तो उसमें क्या करेगा, बैंक कम चार्ज करेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने डिब्बे के थ्रू आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके, अब जी बैंक आरटीजीएस, अब जी देखिए हर बैंक क्या करता है, आरटीजीएस यूज करता है तो वो क्या करता है, कॉर बैंकिंग की हेल्प लेता है। ओके, अब जी इसका मतलब कॉर बैंकिंग क्या होती है, अब जी कॉर बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग होती है जो हर बैंक को आपस में कनेक्ट करती है। सपोज कि मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक तो कॉर बैंकिंग के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट आपको करनी है ना, आपका सपोज आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैंने क्या करना है, मैं अब आप मतलब अगर कॉल बैंकिंग है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन ये जब कॉल बैंकिंग नहीं होता था ना, तो सपोज कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मेरे को आपको ट्रांसफर करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैं नहीं कर पाता था जब कॉल बैंकिंग नहीं थी। लेकिन कॉल बैंकिंग के आने से क्या हुआ, हर बैंक आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक, तो अब मैं भले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हूँ और आपको मतलब मुझे पेमेंट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में करनी है तो मैं इजिली कर सकता हूँ, क्योंकि कॉल बैंकिंग ने क्या किया, हर बैंक को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ओके, इजी कंसेप्ट है, आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जी अगली चीज जो बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसे हम शॉर्ट में एनईएफटी कहते हैं। अब जी ये सब चीज इसमें सेम है जो मैंने आपको आरटीजीएस में बताया कि नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, एक यूज फॉर हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, जो बैंक की अमाउंट है वो अमाउंट के हिसाब से बैंक क्या करता है, चार्ज करता है। तो सेम है आरटीजीएस के जैसा, लेकिन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है कि आरटीजीएस में आपको क्या करना पड़ता है, मिनिमम 2 लाख होना चाहिए आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो उस ट्रांजेक्शन में मिनिमम आपको 2 लाख होना चाहिए। लेकिन एनईएफटी में ऐसी कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। अगर आपको एनईएफटी के थ्रू 50,000 रुपीज, एनईएफटी के थ्रू आपको 50,000 रुपीज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई मिनिमम अमाउंट यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है। लेकिन आरटीजीएस के थ्रू अगर आप 50,000 करना चाहते हैं तो बैंक बोलेगा कि नहीं, हम आपके पैसे को ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम 2 लाख रुपए होने चाहिए तभी हम आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं। लेकिन एनईएफटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जी आरटीजीएस 24/7 वर्क करता है। 24 मतलब पूरे 24 घंटे, और वीक में पूरे 7 दिन होता है, तो पूरे 7 दिन क्या करता है, आरटीजीएस वर्क करता है। ओके, लेकिन एनईएफटी क्या होता है डियर, ये सिर्फ वर्किंग डेज पे ही आपको मतलब एनईएफटी क्या फैसिलिटी ले पाएंगे, सिर्फ वर्किंग डेज में ही। मतलब संडे हो गया, ठीक, तो संडे ऑफ है तो एनईएफटी भी उस दिन क्या रहेगा, बंद रहेगा। या फिर कोई मेन फेस्टिवल आ गया, ठीक, तो उसमें भी एनईएफटी क्या रहेगा, बंद रहेगा। लेकिन आरटीजीएस क्या रहता है, 24/7 वर्क करता है। अब जी एक कॉमन बात है ये, अब जी आप सभी ने दोनों के बारे में पढ़ा होगा, आरटीजीएस और एनईएफटी। अब आप सभी समझ गए होंगे कि आरटीजीएस कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो जी अगर आपको इससे पेमेंट करनी है किसी को भी तो डियर ये एक्सपेंसिव रहता है, आरटीजीएस इज एक्सपेंसिव देन एनईएफटी। ओके, तो यही चीज मैंने यहाँ पर डब्बे पे समझा दिया है। ओके, अब होपफुली आपको किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब जी अगली चीज और लास्ट चीज जो बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक, ई बैंकिंग मतलब डियर नेट का यूज आ गया, मतलब इंटरनेट का यूज आ गया ई बैंकिंग। अब जी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अब जी सपोज कि मेरी कंपनी है, मेरे अंडर 500 एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने अकाउंट से सबके अकाउंट में पैसा डला दूंगा, ठीक, ऑनलाइन के थ्रू। तो वही है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन। अब जी सेकंड चीज है अमाउंट ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एटीएम आप सभी जानते हैं कि एटीएम मशीन का यूज क्या है। अब जी यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मतलब आप सभी जानते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना एक बात, डियर डेबिट कार्ड में देखिए, सपोज इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कि आपको 10,000 रुपीज का एक प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक, आपने अमेजन में देखा, आपको 10,000 का मोबाइल दिखा, तो ठीक, तो आप क्या करना चाहते हैं, इस मोबाइल को परचेस करना चाहते हैं। आप इस मोबाइल को क्या करना चाहते हैं डियर, परचेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको 10,000 का मोबाइल चाहिए अमेजन से, अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, ठीक। लेकिन इसके पहले यार एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को मैं आपको अगले पेज पे ही बता देता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज आपको 10,000 रुपीज का मोबाइल क्या करना है, परचेस करना है अमेजन पे। आपने देखा अमेजन में आपको ये वाला मोबाइल जो है बहुत पसंद आया। ओके, तो ये 10,000 रुपीज का है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो सिचुएशन क्या होगी, ठीक, बड़ी ध्यान से सुनना। अब जी आपके जो बैंक अकाउंट में आपके
पर्सनल बैंक अकाउंट में सिर्फ ₹5,000 पड़े हैं। ठीक, अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं और इस 10,000 का मोबाइल आप परचेस करना चाहते हैं, ठीक, तो आपके बैंक अकाउंट 10,000 का, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कितना है, ₹5,000 है। ठीक, तो जो अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपके पूरे 5,000 तो चले जाएंगे, लेकिन और 5,000 आपको जरूरत है ना। तो जी डेबिट कार्ड में वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी। जैसे अगर 10,000 का मोबाइल, अगर आपके बैंक अकाउंट में से 5,000 है और आपने सोचा कि 10,000 का खरीद लेता हूँ, ठीक, तो ट्रांजेक्शन होगी नहीं, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में कितना है, सिर्फ ₹5,000 है। आपको ₹5,000 की जरूरत है, ओके, एडिशनल चाहिए इस मोबाइल को खरीदने के लिए। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होगा, ट्रांजेक्शन होगी ही नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में, अगर क्रेडिट कार्ड में आप ये चाहते हैं कि 10,000 का मोबाइल खरीदना, आपके बैंक में 5,000 है, ठीक, तो 5,000 तो आपका चले जाएगा, लेकिन बैंक क्या करेगी, ये जो 5,000 आपको एडिशनल बैंक अपने तरफ से देगी। ठीक, अब जी दोनों मिला के हो गए 10,000 और आप इजिली खरीद पाओगे। लेकिन ठीक है, तो बैंक क्या करिए, आपको 5,000 अपने तरफ से दे रही है। तो ये जो 5,000 है बैंक अपने तरफ से दे रही है, एज ए लोन हो गया। ठीक, क्योंकि बैंक ये आपको क्या कर रही है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है ₹5,000। अब जी इस 5,000 में बैंक क्या करती है, आपसे लोन चार्ज करती है, मतलब इंटरेस्ट क्या करती है, चार्ज करती है। आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट। ठीक, मतलब डेबिट कार्ड में आप इस ट्रांजेक्शन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 5,000 है। तो ये डेबिट कार्ड में आप हमेशा कितना, देखिए, डेबिट कार्ड में आप हमेशा जितने आपके बैंक में बैलेंस है, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है, आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो। 5,000 है तो 5,000 ही निकाल सकते हो, ठीक, उसे एडिशनल नहीं निकाल सकते। लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर 5,000 है और आपको पैसे की एक्स्ट्रा जरूरत है, तो बैंक क्या करेगी, ये 5,000 अपने तरफ से देगी, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये अमाउंट क्या कहलाया जाएगी, ओवरड्राफ्ट कहलाया जाएगा। ठीक, तो डियर बैंक इसमें क्या करती है, चार्ज करती है, क्योंकि बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो डियर क्रेडिट कार्ड में डियर बैलेंस है, आप उतना तो विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बैंक क्या करते हैं, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देती है, अदर क्रेडिट फैसिलिटी दे देती है। तो डियर क्रेडिट कार्ड का ये फायदा होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जी सेकंड चीज आपको ये भी याद रखनी है कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो डियर डेबिट कार्ड में आपको हमेशा कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने मंगाया, तो डियर आप खरीदना चाह रहे हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, तो उसमें आपको फैसिलिटी, मतलब डिस्काउंट या फिर जो भी अदर फैसिलिटी है बहुत कम मिलती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर आप परचेस करते हैं ऑनलाइन, तो आपको बहुत सारी डिस्काउंट और फैसिलिटी मिलती है। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है डियर, तो यही 5 पॉइंट्स है जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करने थे, और जिसे मैंने आपको बहुत इजी और कंसेप्चुअल वे में आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया, और पूरे केस स्टडी भी गारंटी है कि यहीं से आने वाले हैं। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है डियर, बस आपको क्या करना है, एक बार बस बुक रीडिंग करनी है, और आप सभी देखेंगे कि यही सारी चीजें बताए बुक में भी आप अगर बुक पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें आपको मिलेगी। ओके, तो ये इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।